नमस्कार। कई राजनीतिक विश्लेषक पिछले चुनाव परिणाम का जब 2020 के चुनाव परिणाम का विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण के दौरान हर वक्त चर्चा होती है चिराग पासवान की कि चिराग पासवान के 137 सीटों पर चुनाव लड़ जाने के कारण ही नीतीश कुमार की पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका। ठीक है, लोकसभा चुनाव का जब कई लोग विश्लेषण करते हैं तो लोकसभा चुनाव 2024 का विश्लेषण करते समय यह बात लगातार कही जाती है कि चूंकि पवन सिंह का खेल काराकाट में हुआ, कुशवाहा और राजपूतों के बीच विवाद हुआ, उसका असर रहा कि एनडीए 2019 के परिणाम को दूरा नहीं सकी। आप जानते हैं कि 2019 में बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थी। केवल किशनगंज को छोड़कर सारी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। वैसे ही 2020 के विधानसभा चुनाव में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मित्रों बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 9 कमिश्नरियां हैं बिहार में, और इन 9 कमिश्नरियों में 6 कमिश्नरी में एनडीए आगे थी और 3 कमिश्नरी में महागठबंधन आगे थी। तो सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं या मेरे जैसे कोई राजनीतिक विश्लेषक या देश के नामी पत्रकार वगैरह, ठीक है, जब चर्चा करते हैं तो आपने भी सुना होगा, सबसे मुख्य कारण बताते हैं पिछले परिणाम के लिए कि चिराग पासवान जिम्मेवार है। चिराग पासवान यदि नहीं होते तो नीतीश कुमार भी उतनी ही सीटें जीतते जितनी सीटें बीजेपी जीती थी और आरजेडी कहीं बहुत पीछे रहती। लेकिन कई बार लोग जो विश्लेषण करते हैं वो कहा जाता है कि कई बार कई समाचार को प्लांट कराया जाता है, मतलब इतनी बार बोलो झूठ, इतनी बार बोलो कि वो सच में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यही चीजें होती रही है। सच्चाई तो आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों के आधार पर ही आप सच को स्थापित कर सकते हैं। हाँ, झूठ कुछ समय के लिए स्थापित होता है। तो केवल चिराग पासवान की भूमिका नहीं थी जिस कारण से तेजस्वी यादव के दल का या महागठबंधन का प्रदर्शन इतना बेहतर रहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। साथ ही कई बार कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार ठहराया जाता है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब रहा। इसी कारण से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। खैर, इस मुद्दे पर मैंने कई बार वीडियो बनाया है, आपको बताया भी है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ अन्याय भी हुआ था कुछ हद तक, कि कांग्रेस पार्टी को ऐसी सीटें दी गई थी जो सीटें जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए नामुमकिन था। ठीक है, वो ऐसी सीटें थी जहां 35 वर्षों से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। गया विधानसभा सीट, पूर्णिया शहर विधानसभा सीट, जहां मतलब 40 वर्षों से वहां या तो बीजेपी जीती या सीपीएम जीती, तीसरा कोई पार्टी नहीं जीती, कभी आरजेडी भी नहीं जीत पाई। तो ऐसे कई विधानसभा सीटों का आंकड़ा मैंने कई बार दिया है जहां 25, 30, 35 वर्षों से आरजेडी भी बीजेपी का कुछ नहीं हिला सकी। नालंदा जिला की कई विधानसभा सीटें जहां नीतीश कुमार की तुति बोलती है, आज भी नीतीश कुमार के नाम पर कोई भी चुनाव जीतता है। खैर, वैसी सीटों पर कांग्रेस को लड़ा देना कांग्रेस के साथ अन्याय था। जो सबसे मजबूत दल है गठबंधन का, उसको लड़ना चाहिए था। खैर, तो आज हम बात कर रहे हैं कि 6 प्रमंडल ऐसे थे जहां पर कि महागठबंधन को पराजय मिली थी, मतलब एनडीए जीती थी। और एनडीए जो सरकार बनी थी ना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका ये 6 प्रमंडल की थी। उसमें था दरभंगा, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, तिरहुत, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल। ठीक है, मुंगेर में तो खैर बराबरी की लड़ाई हुई थी, लेकिन कुछ हद तक एनडीए आगे थी। लेकिन ये जो 3 प्रमंडल है, पटना, मगध और सारण प्रमंडल, इन 3 प्रमंडल में महागठबंधन भारी मतों से आगी थी मित्रों। ठीक है, भारी मतों से आप समझ रहे हैं, मतलब 93 सीट्स हैं इन तीनों क्षेत्र में, मतलब सारण प्रमंडल, मगध प्रमंडल और पटना प्रमंडल में 93 सीटें हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको, 43 सीट है, 43 सीट है पटना प्रमंडल में। पटना जहां
पटना जिला पटना प्रमंडल में सबसे बड़ा जिला है, जहां 14 विधानसभा सीटें हैं। कुल 43 विधानसभा सीटें पटना प्रमंडल में, जिसमें 14 विधानसभा सीटें पटना जिले में है। उस प्रमंडल में, पटना प्रमंडल में 43 सीटों में मात्र एनडीए 13 सीट जीत पाई थी और 29 सीट महागठबंधन को मिला था। पटना प्रमंडल में मैं दोहरा रहा हूं, 2/3 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा 43 सीट है, उसमें मात्र 13 सीटें एनडीए को मिली थी। 29 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई थी और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिला था, मोहम्मद जमा खान, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। दूसरा मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में ये जो इलाका है गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और नवादा का, ठीक है, इस प्रमंडल में 26 विधानसभा सीटें हैं और 26 में 20 सीट, 26 में 20 महागठबंधन की जीत हुई थी। मतलब पटना प्रमंडल और मगध प्रमंडल के 69 सीटों में मात्र 19 सीट पर एनडीए सिमट गई थी और 49 सीट मिला था महागठबंधन को। 69 में 49, मात्र 19 मिला एनडीए को। और साथ ही सारण प्रमंडल में भी वही स्थिति रही। सारण प्रमंडल में भी 24 सीटें हैं और 24 में 15 सीट मिला था महागठबंधन को, 9 सीट मिला था एनडीए को। तो ये रहा था चुनाव परिणाम। ठीक है, अब बताओ, कई जिले ऐसे थे, 8 जिले, ठीक, 8 जिलों में 6 जिला तो केवल इसी क्षेत्र में था, ये 3 प्रमंडल में, जहां पर कि एक भी सीट नहीं मिली थी एनडीए को, 1 सीट नहीं मिला था। पता है आपको, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, ठीक है, ये उसके अलावा बक्सर, कैमूर, रोहतास, 0, एनडीए 0 थी। यह स्थिति थी। क्यों था ऐसी स्थिति? क्या अंतर आया? अगर इन बातों को, केवल एक अंतर आया है सबसे बड़ा, चिराग पासवान का फैक्टर भी है, कुछ हद तक फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर, कुछ सीट ऐसी थी जहां पर कि चिराग पासवान और एनडीए के वोट मिला देंगे अगर, तो महागठबंधन से ज्यादा हो जाएगा। जैसे दिनारा विधानसभा सीट, एनडीए के वोट को और लोजपा के वोट को मिला दीजिए, वहां जीत जाएगी। सासाराम विधानसभा सीट, एनडीए को मिला और लोजपा के वोट को मिला दीजिए, वहां पर महागठबंधन की हार हो जाएगी। लेकिन इतना बड़ा हार जो हुआ है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर रहा है सीपीआईएमएल। सीपीआईएमएल के आने के कारण ही महागठबंधन को इन तीनों क्षेत्रों में लाभ मिला है। आप याद कीजिए, वो दौर 90 का दौर मैं बता रहा हूं। 90 के दौर में जब सीपीआईएमएल और लालू यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लालू यादव 90 से 97 तक जनता दल में थे और 97 से लेकर फिर अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रीय जनता दल, इसीलिए मैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी कह रहा हूं। तो जब तक रहे तब तक सीपीआईएमएल लालू प्रसाद यादव के बीच तालमेल कभी नहीं हुआ। सीपीआईएमएल और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को, मैं इस मामले में दोनों को जब लगा 2019 में कि अब यदि, चूंकि वामपंथ लगभग खत्म हो चुका था देश की राजनीति में, तो लगा कि अब अकेले अपने बलबूते पर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाकर रख पाना मुश्किल है। तो सीपीआईएमएल ने भी यह तय किया कि गठबंधन की राजनीति को स्वीकार करना पड़ेगा और गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से, नहीं तो इससे पहले जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन हुआ था सीपीआईएमएल का, लेकिन राजद से कभी सीपीआईएमएल ने गठबंधन नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था कि जब अच्छे दिन थे लालू प्रसाद यादव के, तब लालू प्रसाद यादव के निशाने पर सीपीआईएमएल भी हुआ करती थी। सीपीआईएमएल को भी कई बार लालू प्रसाद यादव ने तोड़ा। सीपीआईएमएल अपने पैरों पर, चूंकि अगर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में देखेंगे तो सबसे बेहतर प्रदर्शन 2020 के विधानसभा चुनाव में था, तो ये प्रदर्शन सीपीआईएमएल कभी अपने बलबूते पर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बार बार सीपीआईएमएल को लालू प्रसाद यादव तोड़ते रहे।
लेकिन 2019 में दोनों को लगा, शायद राष्ट्रीय जनता दल को भी लगा और सीपीआईएमएल को भी लगा कि अब स्वतंत्र अस्तित्व के सहारे हम बीजेपी और एनडीए का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है आए। लेकिन जहां तक अगर तुलना करेंगे अगर, तो जितनी सीटें सीपीआईएमएल ने आरजेडी से के सहयोग से जीती है, उससे ज्यादा सीटें सीपीआईएमएल ने अपनी ताकत से आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को जितवाया है। ये जो इन 3 प्रमंडल की बात मैंने कहा, इन 3 प्रमंडल में जो मतलब 64 सीटें, लगभग 60% सीट मिला मात्र 3 प्रमंडल में महागठबंधन को। उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका सीपीआईएमएल की रही। आप देखिए तो इलाका देखिए आप, अरवल जिला, अरवल में 2 विधानसभा सीट है। अरवल से महानंद सिंह जीते सीपीआईएमएल के। देखिए सीपीआईएमएल केवल आप देखेंगे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये बात तय है। अकेले भी लड़ी तो कैडर वोट इससे टूटा नहीं, ये बात भी सच है। लेकिन इसके साथ एक जातीय समीकरण भी है, जातीय समीकरण भी है। आप देखिए मगध प्रमंडल का और शाहाबाद का कुशवाहा समाज अगर देखेंगे अगर, तो नीतीश कुमार के साथ आने से पहले तक, नीतीश कुमार के साथ आने से पहले तक प्रायः कुशवाहा समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सीपीआईएमएल का समर्थक हुआ करता था, बड़ा हिस्सा। हाँ, वो एक बात तय है कि वो जो बड़ा हिस्सा कुशवाहा का वापस सीपीआईएमएल के साथ गया, उसमें गलती नीतीश कुमार ने की। ये कहिए नीतीश कुमार की उस वो योजना थी, इस कारण से गई। अगर 2015 में, मेरा मानना है, अगर 2015 में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ तालमेल नहीं किया होता, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल की जो छवि 2015 तक बन चुकी थी, उस छवि में परिवर्तन नहीं आता। और यदि परिवर्तन नहीं आता तो राष्ट्रीय जनता दल अब तक समाप्त हो चुकी होती, बिहार की राजनीति में अस्तित्वहीन हो चुकी होती। यह सच्चाई है। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से तालमेल करके राष्ट्रीय जनता दल को पुनर्जीवित किया है। वैसे ही एक बात तय है कि इस इलाके में अगर राष्ट्रीय जनता दल को किसी ने पुनर्जीवित किया है, तो नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़ी भूमिका सीपीआईएमएल की है। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल भी इस इलाके में भी अछूत बन चुकी थी। एमवाई के अलावे समाज के जितने भी वर्ग हैं, सबके लिए आरजेडी अछूत बन चुकी थी। तो ये आरजेडी का जो अस्पृश्यता खत्म करने का मामला है, वो खत्म किया सबसे पहले नीतीश कुमार ने और बाद में सीपीआईएमएल ने। इसीलिए जब कल से लगातार ये बहस चल रही है कि सीपीआईएमएल 40 सीटें मांग रही है, सीपीआईएमएल को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अब सीपीआईएमएल को 40 सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि इस इलाके में आरजेडी को जीत जो भी मिलेगी, देखिए चुनाव में प्रदर्शन, मैं आज भी मानता हूं कि सीपीआईएमएल की तुलना में वोट आरजेडी के पास ज्यादा है। इस बात में कोई दो मत नहीं है। वोट के मामले में आरजेडी के पास अधिक है सीपीआईएमएल की तुलना में। लेकिन इतना वोट चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। चुनाव जिता नहीं सकता आरजेडी को। आरजेडी को चुनाव जीतना है, कांग्रेस को चुनाव जीतना है, इन 3 प्रमंडल में विशेष रूप से मैं बता रहा हूं। तो फिर उस समीकरण को जिंदा रखना होगा जिस समीकरण के सहारे आरा से सुदामा प्रसाद जीते हैं, तरारी से सुदामा प्रसाद जीते थे। उन समीकरण को याद रखना होगा जिन समीकरण के आधार पर आरा से रामेश्वर प्रसाद 90 में जीते थे, 91 में सीपीआईएमएल के टिकट पर। उन समीकरण को जिंदा रखना होगा जिस समीकरण के आधार पर काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को हराकर राजाराम सिंह चुनाव जीते।
उस समीकरण को जिंदा रखना होगा जिस समीकरण के सहारे सीवान जिले में सीपीआईएमएल 2 सीट जीतती है। सत्यदेव राम वहां दरौली विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा जीतते हैं। तो उन समीकरणों को जिंदा रखना होगा जिन समीकरणों के सहारे डुमरांव से अजीत सिंह ने चुनाव जीता और उसी समीकरण से, जिस समीकरण से अरवल में महानंद सिंह चुनाव जीतते हैं, उसी समीकरण से घोसी में रामबली सिंह यादव भी चुनाव जीतते हैं और कुर्था में आरजेडी के बागी प्रसाद वर्मा भी चुनाव जीतते हैं। मतलब नीतीश कुमार की राजनीति की जो शुरुआत हुई थी समता पार्टी से, उस राजनीति में यादव के खिलाफ कुशवाहा खड़ा हुआ था, लव और कुश खड़ा हुआ था। उस लव और कुश से सीपीआईएमएल के आने के कारण लव से कुश अलग हो गया और यह कराने का काम सबसे पहले नीतीश कुमार ने 2015 में किया। उसके बाद जब नीतीश कुमार गए एनडीए में तो अपने साथ कुश को नहीं ले आ सके, कुश वापस नीतीश कुमार के साथ नहीं गया। उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका सीपीआईएमएल की थी, क्योंकि बिहार में जो सीपीआईएमएल का अस्तित्व रहा है उसमें कुशवाहा समाज के कई नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो मगध का इलाका हो, चाहे वो शाहाबाद का इलाका हो, चाहे वो सारण प्रमंडल का इलाका हो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर कुशवाहा की हत्या शहाबुद्दीन ने किया। यह बात सही है, आज शहाबुद्दीन की पार्टी ओसामा साहब भी उसी गठबंधन में होंगे, यह अलग विषय है, लेकिन उसका लाभ उसी चंद्रशेखर जैसे लोगों के मेहनत का असर है। अमरनाथ यादव जैसे लोग, अमरजीत कुशवाहा जैसे लोग, सत्यदेव राम जैसे लोग की मेहनत और पहचान का असर है कि सारण प्रमंडल में शहाबुद्दीन के खिलाफ अगर सबसे बड़ी ताकत के रूप में कोई ताकत खड़ी हुई तो वो सीपीआईएमएल थी। आपकी एक बात बताऊं, सीवान में जब से शहाबुद्दीन परिवार चुनाव हार रहा है तब से कहा जाता है कि वहां पर यादव जाति के लोग आरजेडी को वोट नहीं देते, वहां यादव जाति के लोग शहाबुद्दीन के परिवार को वोट नहीं डालते, आज बीजेपी को डालते हैं। या फिर जब आरजेडी अलग होकर लड़ती है तो इसी बार लोकसभा चुनाव में अवध बिहारी चौधरी को मिला यादवों का वोट, लेकिन हिना साहब को नहीं मिला। तो कहा जाता है कि शहाबुद्दीन से सबसे पहले यादवों को तोड़ने का काम सीपीआईएमएल ने किया था, बाद में बीजेपी ने उसका फसल काटा, बात अलग है। फसल बीजेपी ने काटा है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, लेकिन यादवों को शहाबुद्दीन के खेमा से निकाल कर बाहर लाने का काम किया अमरनाथ यादव ने। तो इसीलिए इस चुनाव में भी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी गठबंधन की, महागठबंधन की यदि सरकार बननी है तो अगर हम बात करें मिथिला, बात करें कोसी, बात करें सीमांचल में कांग्रेस की भूमिका बड़ी होगी, कांग्रेस के साथ तालमेल की भूमिका बड़ी होगी, मुसलमान वोट बैंक पर नजर रहेगी और मुसलमान वोट समीकरण के आधार पर ही आरजेडी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी यह तय करेगा दरभंगा, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल, सीमांचल और मिथिलांचल। लेकिन इस इलाके में सीपीआईएमएल और कुशवाहा राजनीति ही तय करेगी कि तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी कितनी दूर है और कितनी पास है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।